गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ के भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस का खदशा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस सब की वजह है जी अवाम की लापरवाही और बहुत ज़्यादा बेहतियाती। SOPs पर अमल का ना करना कोरोना केसेस बढ़ने के बायस NCOC इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। अब और मुख्तलिफ कारोबारों के लिए भी नए औकात कार जारी कर दिए गए हैं। नए वक्त के मुताबिक शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, छोटे बड़े बाजार रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे और PHA के तमाम पार्क शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। जबकि मेडिकल स्टोर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, अस्पताल हैं, उनको 24 घंटे खुले रहने की इजाज़त होगी। महकमे सेहत की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और आज से मुल्क भर में मास्क पहनना भी लाजमी करार दिया है और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतल्लिका इदारों को टास्क भी दे दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब 12 रबीउल अव्वल मनाने की तैयारियां आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है। हर जानिब हम देख रहे हैं जी रंगो नूर की बहार आ चुकी है और हर शहरी अपने अपने अंदाज में ये खास दिन मनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहा है। शहर की रौनकें, शहरियों की तैयारियां हम भी दिखाएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ते जी, कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मौजूद है। आज से मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। जिन इलाकों में कोरोना मरीजों की तादाद ज्यादा होगी वहां स्मार्ट लॉकडाउन भी लग सकेगा। NCOC के इजलास में बड़े फैसले। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेहत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद क्या डिटेल्स है, लियाकत इंसारी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। हर में आज से तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, मार्केट्स, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे। तफरीह गाहों और पार्क्स को शाम 6 बजे तक ताले लग जाएंगे। मास्क पहनना फिर लाजिम करार दे दिया गया है। जिन इलाकों में कोरोना मरीजों की तादाद ज्यादा होगी वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स और अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। शहरियों ने हुकूमती फैसले को सराहते हुए कहा कि एहतियात ही वायरस से बचाव का वाहिद हल है। NCOC के जो भी फैसले हैं वो मतलब अगर कलेक्टिव लेवल पर देखा जाए तो वो नेशनल इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं। तो हमें बासियत कौम उनके जो भी फैसले हैं वो अपनी आवाम की जो बेहतरी के लिए वो आफ्टर जो है वो थॉरोली रिसर्च और जो भी उनको चीज़ें थ्रेट्स नज़र आ रहे हैं कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उनको हमें सीरियसली लेना चाहिए। शाम को वॉक करने आते हैं, एक ही हमारे पास मतलब पार्क अच्छा जिधर हम ट्रैक लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि कोरोना की वजह से हमें चाहिए हम प्रिवेंशन करें, उसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। उधर शहर के ताजरों ने हुकूमती फैसलों पर मिनवन अमल करने के अज़्म का इजहार किया है। नाज़रीन, NCOC इजलास के जो फैसले सामने आए हैं, जो पाबंदियां लगाई गई हैं, उसकी डिटेल्स हमने आप तक पहुंचा दी है। शहरियों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है जी, हमने पार्क में जाना होता है, यही शाम का वक्त होता है, तो फिर ये हमारी लापरवाही की वजह से ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अगर हम सभी लोग मास्क पहन रहे होते तो यकीनी तौर पर यह सूरत हाल ना होती, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है जी करीबन 85 से 90% लोग ना तो हाथों को धोते हैं, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, ना मास्क पहन रहे हैं। इसी वजह से अब गवर्नमेंट की जानिब से मजबूरन सख्ती की जाएगी। मार्केट्स पे जल्दी बंद होंगे, होटल्स पे जल्दी बंद होंगे और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी होगी तो यकीनी तौर पर फिर क्रैकडाउन भी देखा जाएगा। आगे बढ़ते जी, महकमा स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उनकी जानिब से नर्सरी के तलबा के लिए तैयार की गई खसूसी किताब की तकसीम शुरू कर दी गई है। वज़ीर तालीम मुराद राज की जानिब से कहा गया है कि नन्हा तलबा के लिए पहली बार बैनुल अक़वामी मयार की किताब तैयार की गई है। डिटेल्स क्या है, आतिफ परवेज रिपोर्ट में बता रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की काविश नर्सरी के तलबा के लिए खुसूसी किताब की इशाअत और तकसीम शुरू कर दी गई। अरबी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में नन्हे तलबा के लिए अहम इब्तदाई मालूमात शामिल हैं। वज़ीर तालीम बराए स्कूल डॉक्टर मुराद राज ने किताब को आलमी मयार की हामिल करार दिया। ये इंटरनेशनल लेवल की बुक है। ये हमने कोई भी इसमें कसर नहीं छोड़ी कि इस मुल्क के अंदर हम हमेशा देखते हैं इसके अंदर ही 8-9 डिफरेंट किताबें हैं। हर किताब के अंदर तस्वीर है, तस्वीर के साथ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखा हुआ है। डॉक्टर मुराद राज ने बताया कि किताब में फल, सब्जियों, परिंदों समेत ज़राए आमदोरफ्त बारे मालूमात मौजूद हैं। प्रिंटिंग और तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। किताब की कीमत 1122 मगर तलबा को मुफ्त मिलेगी। कोरोना की वजह से अभी स्कूल बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। इस तरह की चीज पहले कभी नहीं दी गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन पंजाब कि इस क्वालिटी की किताब बच्चों को पब्लिक स्कूल्स के अंदर फ्री दी जा रही है। कोरोना की वजह से काफी दुनिया ने बच्चों को वापस नहीं भेजा, जिनको अब लाने के लिए हम उन एफर्ट्स में लगे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना खत्म तो नहीं हुआ ना, इस चीज के साथ हमें डील करना पड़ेगा सबको। इस मौके पर वजीर तालीम स्कूल्स ने साबिक वजीर आजम
मियां नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना भी बनाया। नवाज शरीफ तो जो है वो नया अल्ताफ हुसैन है। नवाज शरीफ इंडियन एजेंडे पे चल रहा है, इंटरनेशनल एजेंडे पे चल रहा है। कुछ भी ये आदमी करेगा अपनी आप को जेल से बाहर रखने के लिए, अपने पैसे को बचाने के लिए और अपनी बेटी को प्रमोट करने के लिए। डॉक्टर मुराद रास ने मजीद कहा कि किताबों से मुतनाज़ मवाद निकाल कर तस्हीह कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून वाले करप्शन छुपाने में मास्टर थे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। आगे बढ़ते हैं जी, खेल के मैदान से कुछ बात कर लेते हैं। वर्ल्ड जूडो डे जो कि गुज़िश्ता रोज मनाया जा रहा था, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में तालिबात के नुमाइशी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से जूडो की खातिन खिलाड़ियों ने शिरकत करके इवेंट को यादगार बनाया है। बिलाल अकील रिपोर्ट में दिखाएंगे। जूडो के आलमी दिन के मौके पर पंजाब जूडो एसोसिएशन का खसूसी एहतमाम। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जूडो के नुमाइशी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। जामिया की वीसी डॉक्टर बुशरा मिर्जा और डायरेक्टर स्पोर्ट्स हुमैरा फयाज ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। खवातीन खिलाड़ियों ने जूडो के शानदार मुकाबले पेश किए। तालिबात की बड़ी तादाद नुमाइशी मुकाबलों से महजूज हुई। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की वीसी डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने कहा कि खुशी है कि खेलों के मैदान दोबारा आबाद हो रहे हैं। खवातीन के लिए ऐसी सरगर्मियां होती रहनी चाहिए। बड़ी खुशहाल बात है जी, हमारे पास बच्चियां आई हैं सारी पार्टिसिपेट करने के लिए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी ने हमेशा स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया है और अब हम इसको और भी ज्यादा जोरों शोर से उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करने की हद तक। खिलाड़ियों ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन में बेशतर वक्त घरों में गुजारा। जूडो ऐसा खेल है जो हमें अपना दिफा करना सिखाता है। अच्छी बात है कि इतनी देर बाद हम लोग तकरीबन लॉकडाउन लगे, मुझे ख्याल है 6 महीने हो गए, तो उसके बाद हमें ये मौका मिला है कि हम आए जूडो के मुकाबले करें। तो इस वजह से वैसे काफी मसला भी हुआ है क्योंकि हमने 6 महीने से ट्रेनिंग नहीं की हुई। वर्ल्ड जूडो डे के हवाले से यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है और इसको जूडो को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम लोगों को बहुत इंजॉय करें हम लोग, और लॉकडाउन के बाद स्पेशली लॉकडाउन के रिलेटेड हमसे गेम भी नहीं हो पाई। 6 मंथ तो बिल्कुल घर के अंदर ऐसे बस बंधे हुए थे, निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 मंथ से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुकाबलों के इख्तिताम पर शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। एक जानिब तो नेशनल जूडो डे मनाया गया तो दूसरी जानिब लाहौर में नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में 650 से जायद एथलीट ने शिरकत की है और महारत का शानदार मुजाहरा किया है। बिलाल अकील की रिपोर्ट में देखते हैं। पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब सदर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन कर्नल रिटायर्ड वसीम अहमद और सदर साउथ एशियन ताइक्वांडो एसोसिएशन उमर सईद ने चमचमाती ट्रॉफी की रौनमाई की। इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों ने ऐसी महारत दिखाई कि हर कोई देखता रह गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कर्नल रिटायर्ड वसीम अहमद और उमर सईद ने कहा कि चैंपियनशिप का मकसद ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव है जो पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करें। कमिंग में जो हमारा अप्रैल में लाइकली ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन राउंड है फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें मैक्स 2 एथलीट मेल और 2 फीमेल एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे, तो दे विल बी गिवन गुड अपॉर्चुनिटी। हमें नया टैलेंट मिल रहा है। दिस इज़ अ सीनियर चैंपियनशिप, बट इंशाल्लाह ताला आई थिंक मे बी नेक्स्ट मंथ और इन दिसंबर वी विल हैव दी जूनियर चैंपियनशिप, जूनियर ओपन चैंपियनशिप। एंड ये जो चैंपियनशिप जूनियर चैंपियनशिप्स होती हैं, कैडेट चैंपियनशिप्स होती हैं, इसमें वी फाइंड न्यू टैलेंट, न्यू प्लेयर्स। साबिक नेशनल वुमेन ताइक्वांडो चैंपियन नाजिया खान ने उम्मीद जाहिर की कि टूर्नामेंट की बदौलत अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 650 एथलीट्स का आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस इवेंट की, क्योंकि आपको पता है कि ये फर्स्ट नेशनल होने जा रही है जो अब हो रही है इस टाइम। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 14 टीमें और 650 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जबकि फाइनल मुकाबले 1 नवंबर को होंगे। कैमरामैन राना उमैर के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है कि ताइक्वांडो का नेशनल का आगाज हो गया है, लेकिन ये तमाम सूरत हाल देख के मेरे जहन में बस एक ही सवाल आ रहा है कि एक जानिब तो हम कोरोना 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 कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो इस तरह के खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। मैं बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ खेलों के मुकाबलों के, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है उसमें हमारे बड़े मुसलसल बता रहे हैं जी बहुत खतरा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के जो स्पोर्ट्स का इनेकाद हो रहा है जिसमें बाकायदा तौर पे एक दूसरे को किया जा रहा है जी, एक दूसरे से हाथापाई भी होती है, आप बड़ा क्लोजली कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो मुझे वैसे समझ नहीं आई कि क्यों हो रहा है। खैर पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन की जानिब से ये किया जा रहा था, इसमें नज़र आ रहा है जी कुछ कहीं ना कहीं इदारों में कोलैबोरेशन का फुकदान भी है, जिसकी वजह से जिसका जो दिल चाहता है वो कर रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं जी लाहौर शहर की। तो कभी बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर आलूदगी की अलामत बनता जा रहा है। वो शहर जिसकी सफाई और खूबसूरती की मिसालें दुनिया में दी जाती थी, एक माह में 9 बार आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त आ चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह स्मोक है जो अपने डेरे शहर में जमा चुकी है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर में ऐसे इलाके भी मौजूद हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र कहा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी लाहौर में स्मोग ने ऊंची छलांग लगाई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 से लेकर 337 तक रिकॉर्ड किया गया है। सूबाई वज़ीर माहौलियात बाऊ मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले एंटी स्मोक इकदाम के बारे में आगाह किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में स्मोक की बड़ी वजह भारत में फसलों की बाकियात जलाने से पैदाशुदा धुआं है। रवां साल स्मोक को आफत करार देते हुए तमाम महकमे मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, दिखाते हैं आपको। महकमा ज़राअत ने कुछ ऐसी मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि उन्होंने परचेज़ की है, जो कि फसलों को आखिर तक यानी कि उसके तने को भी काट देती हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी अभी कम है और कुछ इलाकों में वो काम कर रही हैं। और जहाँ पर भी फसलों की बाकियात को जलाया जाएगा, कानूनी कार्रवाई तो ज़रूर होगी, लेकिन इंशाल्लाह अगले स्मॉग के सीज़न आने तक वो महकमा ज़राअत तमाम वो मशीनरी ले लेगा। 7/11/20 से लेकर 31/12/20 तक तमाम जितने भी पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टे हैं वो यकीनन बंद रहेंगे, फिर और जो ज़िगज़ैग पर कन्वर्ट हो चुके हैं वो चलते रहेंगे। इस बार जो बहुत ज़्यादा व्हीकल्स, इनमें से बहुत ज़्यादा एमिशंस निकल रहे होंगे, हम ये एक कोशिश कर रहे हैं कि उसको चालान तो करेंगे ही, लेकिन उसको 10 से 15 दिन के लिए रोड पर नाज़रीन, बाऊ रिजवान की आपने गुफ्तगू सुनी है। उनकी जानिब से एक बार फिर से सारा का सारा मलबा जो है वो भारत पे डाला गया है। हालांकि अगर वो विजिट करें, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच पा रही है, तो मैं उन्हें ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप किसी भी हाईवे पर चले जाइए, आप मोटरवे पर चले जाइए। हमारे यहाँ पर सारी फसलों की बाकियात को आग जलाई जा रही है, बाकायदा तौर पर उसके धुएँ की वजह से हमारे यहाँ स्मोक पैदा हो रही है। और ये जो फसलों की बाकियात की हम बात करें, इसके धुआं जो है वो सिर्फ 8% है। सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक है हमारे यहाँ, जिसका 45 से 50% कंट्रीब्यूशन है स्मोक पैदा करने के मामलात में। इसके अलावा आपको बताएं कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है जी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चालान के साथ बंद भी कर दिया जाएगा और गैर मयारी ऑयल बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला हो गया है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इकदाम के बावजूद माहिरीन माहौलियात आइंदा चंद रोज में स्मोक की शिद्दत में इजाफे के इम्कान का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब स्मोक में मौजूद जहरीले मादे आंखों, सांस, फेफड़ों के अमराज की वजह बन रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के अस्पतालों में इन अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। स्मोक इंसानी सेहत पर किस हद तक असरअंदाज होती है, किस तरह असरअंदाज होती है और ख़ास तौर पर सांस लेने के अमल और फेफड़ों पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, स्मोक के मुज़र असरात से कैसे बचा जा सकता है, अपने तौर पर क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकते हैं, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर खालिद वहीद साहब हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी, जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है और इसके साथ साथ आप पंजाब के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी के। आपको सिर्फ प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी आमना अली साहिबा है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आमना साहिबा, आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं कि ये स्मोक तो अब हमारा एक तरह का 5वां सीज़न बन चुका है, हर साल ही हमें इसका सामना रहता है। दरअसल थोड़ा सा अगर हम रिसर्च करें ना, तो इंडस्ट्रियल हैज़र्ड्स की जब बात करते हैं ग्लोबली,
तो 1952 में एक स्मॉग आई थी लंदन में, और उसके बाद जब बात होती है तो 2016 की नवंबर की स्मॉग की बात होती है लाहौर की। बहुत मेजर गैप है 1952 से 2016 का, लेकिन हमने इतने सालों के अंदर बड़ी एफर्ट करके अपने माहौल को ख़राब किया है, यानी अपने गले डाली है। अपने गले डाली है जी। लाहौर एक खूबसूरत तरीन शहर था, दरख्तों वाला शहर था। अभी भी आप माल रोड पर जाएं तो माल रोड का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बाकी लाहौर से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि फॉर्चुनेटली शुक्र है किसी की नज़र नहीं पड़ी कि वहाँ दरख्त कट सकते हैं, कि वहाँ इतने बड़े बड़े और इतने पुराने दरख्त मौजूद हैं कि वो बहुत सारा आपका कार्बन जो आपकी हवा में होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे शहर की जैसे जैसे रेवोल्यूशनाइज हुआ है, अर्बनाइज हुआ है, उसमें जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है या आपकी ऑरेंज ट्रेन्स बनी हैं, आपके ट्रैक्स बने हैं, आपकी रोड्स बनी हैं, उस हिसाब से असूलन तो जहाँ पे आप एक दरख्त काटते हैं आपको 10 दरख्त वहाँ पे प्लांट करने चाहिए। तो चूंकि वो प्लानिंग वैसी नहीं थी, दरख्त नहीं लगाए गए, तो एक शहर जो है वो बहुत बैरन और बड़ा बंजर एक अब मंजर पेश कर रहा है। और जब आप कुदरती अमल के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो वो अपने असरात कुछ अरसे के बाद दिखाना शुरू कर देगा। चूँकि हमने इतना अरसा ये सब कुछ किया है तो अब हम एक साल में या 10 साल के अरसे के अंदर उन सब चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए भी टाइम लगेगा हालात को ठीक करने के हवाले से। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है, आज शहर की क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा रहने वाला है, बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जुनैरा इलियास से। जी जुनैरा, बताइएगा। चित्रा, गुज़िस्ता 3 रोज़ से हमने देखा था कि स्मोक के बादल जो हैं काफ़ी हद तक छिटे हुए दिखाई दे रहे थे और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो भी थोड़ा सा 14 तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि स्मोक जो है वो उसके बादल जो है वो तकरीबन 190 AQI रिकॉर्ड किया गया। जबकि गुज़िस्ता रोज़ से फिर से स्मोक ने सर उठाना शुरू कर दिया और इस टाइम भी फ़िज़ा जो है आलूदा तरीन करार दे दी गई है और इस टाइम जो है शहर लाहौर पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा था। और अगर AQI के हवाले से देखा जाए तो 230 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह से स्मोक के बादल जो हैं वो गहरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि माहिरीन के मुताबिक तो ये कहना है कि आइंदा जो आने वाले 2 हफ्ते हैं उसके बाद से स्मोक की डेंसिटी में भी वाज़े इजाफा देखा जाएगा और इस दफ़ा जो है स्मोक जनवरी के मिड तक देखी जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अब ये 5वां जो है सीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसम आते हैं इससे मौसम डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इससे निपटने के लिए हमेशा हमें बताया जाता है कि महकमा माहौलियात मुतहरिक हो गया है, और लेकिन शायद वो मुतहरिक सिर्फ पेपर वर्क तक होता है, क्योंकि अभी अगर स्मोक के देखा जाए तो सितंबर के आखिरी हफ्ते से जो है इसका सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन अभी तक भट्टों को जो है वो बंद नहीं करवाया गया। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि 7 नवंबर से जो है उन्हें बंद करवाना शुरू किया जाएगा और दिसंबर तक उसे बंद रखा जाएगा। लेकिन पिछले साल भी इसी तरह से इकदाम ज़रूर किए जा रहे थे, लेकिन भट्टा मालिकान की जानिब से फिर इसको अपोज कर दिया गया था कि हम लोग भट्टे नहीं बंद करेंगे, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो इस तरह के बहुत सारी मुश्किलात जो है अभी आइंदा आने वाले दिनों में देखी जाएंगी, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा असरात जो हैं अब हम फ़िज़ा में भी देख रहे हैं कि इस टाइम भी आप मेरे पीछे देख सकती होंगी कि गहरे बादल जो हैं स्मोक के वो देखे जा रहे हैं। जबकि आज शहर का आलूदा तरीन जो इलाका है वो कायदेतम इंडस्ट्रियल स्टेट है, जहाँ पे 610 जो है AQI रिकॉर्ड की जा रही है। और पिछले साल ये जो बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बताने के लिए। जी, आज भी शहर में स्मोक के बादल छाए हुए हैं और डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, स्मोक एक बहुत बड़ी आजमाइश बनती जा रही है हमारे लिए। जब हम इनहेल करते हैं ये फ़ज़ा जो बहुत ज़्यादा आलूदा है, किस तरह से हमारे सिस्टम को मुतासिर करती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अभी अमना साहबा ने भी कहा, स्मॉग का मसला जो पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में एक यूँ समझे कि वबा की सूरत इख्तियार करता जा रहा है, और ये पर्टिकुलर सीज़न जो है हमारे लिए सितंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक बहुत मुश्किल वक्त होता है, पर्टिकुलरली फिजिशियंस के लिए, और उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट ख़ास तौर पे। अब आपको पता है कि स्मॉग से मुराद है फॉग और केमिकल्स का जो मुरक्कब बनता है उसको हम स्मॉग कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैसेज हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, उसके अलावा और ओजोन का जो लेवल है वो बहुत नीचे आ जाता है। ये तमाम गैसेस वो हैं जब बेसिकली सांस के ज़रिए अंदर जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन पैदा करती हैं। अब सबसे पहले हमारी आँखों का इरिटेशन का होना, फिर स्किन हमारी एक्सपोज होती है, उसमें ये केमिकल जाके मुख्तलिफ लोगों की बीमारियों को बढ़ा देते हैं। अब जिस तरह कि आजकल के सीज़न में हम देखें कि वैसे ही जो सांस की बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, पर स्मोक की वजह से इनमें बेशबहा इजाफा हो जाता है। लाइक दमा, COPD की बीमारियाँ या और बहुत सारी सांस की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें अपने मरीजों को दवाई के साथ कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पर इस स्मोक जो लोगों ने बाहर तो निकलना है, तो इस स्मोक की वजह से उनकी बीमारियों में बदरजा जो है इजाफा हो जाता है। और देखने में ये आता है कि जब हम रूटीन में मरीज देख रहे होते हैं तो उनकी तादाद इतनी नहीं होती, बट अब ये तादाद बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। और जैसे कि माहौलियात के माहिर कह रहे हैं कि स्मोक जो है बढ़नी है, और ये देखा जाएगा कि नवंबर में
लेकर और ये आगे महीनों में सर्दी जब बढ़ेगी तो स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होगा। डॉक्टर साहब बताया जा रहा है जनवरी तक ये मामला जी, ये दफा तो देखें ना, अब बहुत ज्यादा में बहुत तशवीश की बात है हम सब लोगों के लिए कि अब इसकी जो सख्ती थी वो तो थी, अब ड्यूरेशन में भी इसका इजाफा होता जा रहा है। और इसकी वजह सिर्फ मेरा ख्याल है कि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फसला जलाना नहीं है सिर्फ, जिस तरह की आप अभी बात कर रही थी ऑटोमोबाइल्स का जो धुआं है ये बहुत प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद अभी इन्होंने रिपोर्टर ने हमारे बात की कि जो ब्रिक किलिंग्स हैं वो पंजाब में अगर हम देखें तो 8000 के करीब ऐसी भट्टे मौजूद हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ लॉ है, और वो जो धुआं छोड़ते हैं तो वो पॉल्यूशन इतनी ज्यादा हो रही है कि उससे बीमारी। एक बात करता चलूं मैं यहाँ पे कि ये तो वह जो एक्यूट असरात हैं, अगर ये सिलसिला खुदा ना खास्ता चलता रहता है और गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ध्यान तो दे रही है, और अगर हम इसको काबू नहीं कर पाते 10 साल 15 साल तो ये खुदा ना खास्ता क्रॉनिक बीमारी है लाइक लंग कैंसर, जो कि ऑलरेडी हमारी स्मोकिंग की वजह से इतने आम है हमारे मुआशरे में, तो उसमें मजीद इजाफा हो सकता है। इन चीजों को कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले वक्त में हम किसी बड़ी मुसीबत को भी दावत दे सकते हैं। आपने साहबा हमें ये बताइएगा कि भारत को कसूरवार है, सिर्फ वहां से धुआं आ रहा है और हमारा माहौल गंदा हो रहा है? देखिए, अपने मसाइल के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना सबसे आसान काम होता है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी 4 उंगलियां हमारी अपनी तरफ उठ रही होती हैं। तो इसमें मैं बिल्कुल इस चीज़ की मुखालफत नहीं करूंगी कि भारत की तरफ से ये शरारतन भी किया जा सकता है, डिलिबरेटली भी एफर्ट हो सकती है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रही है इस चीज़ को। मसला हमारा अपना है, मसला वहां से शुरू नहीं हुआ, हम खुद हैं। और दूसरा, अभी डॉक्टर साहब की बात सुनते हुए मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि सितंबर में ही हमें क्यों याद आता है कि स्मॉग आने वाली है और स्मॉग पे बात करें और स्मॉग पे कोई काम शुरू हो। आपको उसके लिए काम पूरा साल करना पड़ेगा ना, ताकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के 3 महीने जो हैं वो आपके लिए एक इस किस्म का मसला जो है वो क्रॉनिक बीमारियों का या एक कंटिन्यूस मसला ना बनता जाए। तो काम करने की थ्रू आउट द ईयर जरूरत है, सिर्फ उस टाइम पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। वो तो पर्दा डालने वाली बात होती है कि आपको एक चीज गलत नजर आ रही है और आप उसके ऊपर वाइट वॉश यानी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। और जहां पे ये सारी बात हो रही है वहां पे क्लाइमेट चेंज हमें बहुत पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा इफेक्टेड में ही ये तो, हाँ, बिल्कुल। मगर पाकिस्तान पहले जो 10 कंट्रीज हैं उनमें से पाकिस्तान का नंबर आता है जो सबसे ज्यादा मुतासिर है। और प्राइम मिनिस्टर का बहुत इनिशिएटिव है इसके ऊपर, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का, उसको बहुत लोगों ने बड़ी खुशदिली से अपनाया और ट्री प्लांटेशन शुरू की। मेरी गुजारिश ये है कि ट्री प्लांटेशन की जो कैंपेन है उसको तस्वीरों तक महदूद मत रखें। ऐसे पौधे मत लगाएं कि जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता, वो सिर्फ डेकोरेटिव पौधे हैं। पाम ट्रीज का लाहौर में कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट या हमारी जो भी इदारे इस पे काम कर रहे हैं, मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी बाउर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है, सूबाई वजीर माहौलियात हैं। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रिजवान साहब, हमें बताइएगा कि इकदाम किए जा रहे हैं महकमा माहौलियात की जानिब से, मजीद कौन कौन से इदारे इस वक्त आपके साथ हैं और आने वाले वक्त में हम कितनी सख्ती देखेंगे, क्योंकि स्मोग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है? रहमान रहीम, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, लेकिन आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी तो स्मॉग की अपीयरेंस भी नहीं हुई, लेकिन हम इसमें बिल्कुल जरूर प्रिकॉशंस की तरह से भी ले रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी तब्दीली है कि इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो पूरी तरह एक्टिव हैं इस तमाम जो भी हम इक़दाम कर रहे हैं उसमें। और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक जितने भी पुरानी टेक्नोलॉजी के जो भट्टे हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स देखेंगी जहां पर कूड़ा करकट जल रहा है और जो स्मोक इमिटिंग यूनिट्स हैं उनको बिल्कुल किसी भी सूरत में बंद नहीं चलने दिया जाएगा। और बाकी डिपार्टमेंट्स का जहां तक वास्ता है वो पुलिस डिपार्टमेंट हमारे साथ काम करता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो मेन डिपार्टमेंट हमारे साथ काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और सबसे ज्यादा बड़ी तब्दीली इस साल ये होगी क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को हमने एंगेज किया है। गवर्नमेंट ने इसको कैलेमिटी डिक्लेयर कर दिया है, तो क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मैन पावर होती है तो इस दफा सख्ती जो है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होगी और हम बड़ा क्लोज इन चीजों को वॉच कर सकते हैं। रिजवान साहब, हमें ये बताइए कि स्मोक को आफत करार दिया गया है, पीडीएम को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। हमें ये बताइएगा कि तमाम महकमे मौजूद है, लीड कौन सा महकमा करेगा? क्या महकमा माहौलियात लीड करेगा, बाकी सबको इंस्ट्रक्शंस देगा, साथ लेकर चलेगा इदारों को?
बेसिकली इस दफा सबसे ज्यादा खुशाइन बात है कि इसको खुद इसकी इंटेंसिटी को देखते हुए सीएम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने का इशू आ जाता है, उसमें महकमा मालियात पहले से ही मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन इसको टॉप लेवल पर मॉनिटर किया जा रहा है इस बार, और सीएम खुद तमाम चीजों को, और बेशुमार मीटिंग्स भी अब तक हो चुकी हैं, और तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर या ट्राइस अ वीक सीएम इसकी मीटिंग खुद लेते हैं। ठीक, रिजवान साहब हमें ये बताइएगा, जब हम स्मोक की बात करते हैं तो बहुत सारे इसकी वजूहात बताते हैं। इसमें हमारी ट्रैफिक भी है, फसलों की बाकियात को आग लगाना भी है, भट्टों के धुएं भी हैं, इसके साथ साथ फैक्ट्रीज के जहर आलूद धुएं भी है। कैटेगराइज अगर हम करें तो सबसे ज्यादा कसूर कौन सी वाली वजह का है कि अगर उस पे तरजीहात के तौर पर उस पे काबू पा लिया जाए तो खासी हद तक हम कंट्रोल कर लें स्मोक को? जी, इसमें 43% जो इम्पैक्ट आता है स्मॉग में, वो उसमें जो व्हीकल्स हैं उनका एमिशन सबसे ज्यादा स्मॉग को ट्रिगर करता है, 43%। तो उसमें एक तो आपको बिल्कुल ही पता होगा कि वज़ीर आज़म साहब यूरो 5 इंट्रोड्यूस करवा दिया उन्होंने हमारे मुल्क में, और जब ये नए इंजन आ जाएंगे जो कोप अप करेंगे यूरो 5 जो ऑयल है उससे, विच विल टेक सम टाइम, तो इंशाल्लाह इसमें बहुत ज्यादा कमी वाक़ई हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक सर, जब स्मोक आ जाती है तो हम देखते हैं कि कार्रवाइयां होना शुरू हो जाती हैं, इदारे भी एक्टिव हो जाते हैं। ये तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में मुस्तकिल से छुटकारा हासिल किया जा सके? ये मैंने अभी जो आपसे अर्ज किया, यूरो 5 का एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। उसके अलावा जो तमाम भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट किया जा रहा है, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के तौर पर तो हमेशा यही होता है कि जैसे ओपन एयर में आग लगा दी जाती है कूड़े को, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तहत इनको रोका जाता है, शबल बर्निंग को रोका जाता है। बाकी तो जितने भी इक़दाम किए जा रहे हैं वो अल्लाह के फजलो करम से लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, और उनका रिजल्ट आने में बेशक थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। सर हमें ये बता दीजिए, सबसे बड़ी वजह है जी गाड़ियों का धुआं। अब जिसकी गाड़ी धुआं छोड़ेगी उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, कितना जुर्माना होगा, कितने दिन के लिए उसकी गाड़ी बंद होगी? जी, लास्ट ईयर में सिर्फ हम जुर्माना किया करते थे, लेकिन इस दफा प्रपोजल ये है कि जो बहुत ही ज्यादा स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स होंगी उनको 10 से 15 दिन के लिए रोड पर नहीं आने दिया जाएगा, और विल मेक श्योर कि उन्होंने अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवा ली है तो तब उसे दोबारा रोड पर आ सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाउर रिजवान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि अब सख्ती होगी जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि अपनी गाड़ियां जल्दी से ठीक करा लें, इससे पहले कि आप भी ट्रैफिक पुलिस के हत्थे चढ़ जाए और फिर आपका जुर्माना भी और 15 दिन के लिए गाड़ी भी बंद हो जाए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे जब हम सांस लेते हैं और फौरी तौर पर क्या इफेक्ट होता है इसका हमारी सेहत पर? जी, बेसिकली तो जो मैंने जिस तरह अभी कहा कि इरिटेशन, जो जलन का महसूस होना आंखों में, नाक में और इवन स्किन पे कई दफ़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। पर सबसे बड़ा मसला उनके है जो ऑलरेडी बीमार हैं लोग, जैसे एस्थमा के मरीज़। हमारे पास बहुत बड़ी एक तादाद पाकिस्तान में मरीज़ ऐसे हैं, 11%, बल्कि इससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी अफेक्टेड है एस्थमा। तो सर्दियों के मौसम में चेस्ट की बीमारियाँ वैसे ही बढ़ जाती हैं। तो इस स्मॉग की वजह से जब ये पॉल्यूटेड एयर इंसान सांस के साथ अंदर खींचता है तो उसकी शिद्दत, एस्थमा की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जैसे कि आपको पता है कि इसमें इन्फ्लुएंजा सीजन भी है, सीजनल कॉमन सीजन भी, और कोरोना का बड़ा जोर दोबारा से शुरू हो रहा है। यहाँ पे कन्फ्यूजन, हाँ खुश्क सर्दी है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी क्योंकि इनकी अलामात तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। किसी का गला खराब होगा, हो चाहे वो पोल्यूशन की वजह से, तो कोरोना का मसला आ जाएगा। तो ये फैमिलीज़ के लिए भी, कौम के लिए भी और सबके लिए एक बहुत ही परेशान कुन बात हो जाएगी हमारे लिए। तो हमें यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म की आप बात कर रही हैं, इसमें ज़ाहिर है कि जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस चीज़ को हमें फौरी तौर पे रोकना होगा, फसलों के जलाने को रोकना होगा, हमें जो कूड़ा जलाया जाता है उसको रोकना होगा। मैंने कई दफ़ा अस्पतालों में देखा, हालांकि वेस्ट के लिए एक बाकायदा कानून मौजूद है, पर फिर भी लोग कोने में जाके कूड़ा जला देते हैं, मोहल्लों में जला देते हैं। अब इसमें सबसे अहम चीज़ है मास्क का लगाना। अगर आप बड़े पर्टिकुलर तरीके से, जैसा गवर्नमेंट ने कल ऑर्डर किए कि हर कोई मास्क लगाएगा, आज से लाजमी हो गया। मास्क लगाना मेरे ख्याल है ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, स्मॉग से भी, कोरोना से भी और इन्फ्लुएंजा से भी। इसके अलावा जो गोल्डन रूल है, सोशल डिस्टेंसिंग और फासला रखना, इसके अलावा गाड़ियों के शीशे जब निकले बाहर, गैर जरूरी लोग बाहर ना निकलें, खासतौर पे वो मरीज जो सीने के बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला हैं, अगर निकलते हैं तो शीशे गाड़ियों के बंद रखें।
आमतौर पर साइकिल पे लोग बेचारे जा रहे होते हैं, कोशिश करें कि वो बिल्कुल ना जाएं उसमें, घरों की खिड़कियों को बंद रखा जाए। तो अभी तो ये जिस तरह भी बताया कि 230 तक आज AQI गया है, तो खुदा ना खास्ता जिस तरह के अभी 350-400 पे अगर जाता है तो इसकी शिद्दत इतनी बढ़ेगी। लास्ट ईयर तो 500 तक चला गया था। बिल्कुल। तो लाहौर जो है इस वक्त दूसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेजी से हो रही है इस शहर में कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है कि हमारी सिटी जो है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है। बिल्कुल। हमें इन तमाम चीजों को देखना होगा। आमना साहिबा, सारा साल चूंकि आप नजर रखती हैं, एक्टिविस्ट भी हैं कि हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या करी है, सारा साल किस हद तक आपने देखा कि कार्रवाइयां की गई, या फिर जो हमारी गाड़ियां ऐसी मौजूद होती हैं रोड्स पे, स्पेशली चिंगची रिक्शाज की बात करूंगी, काला धुआं छोड़ते हैं लेकिन उनको कोई नहीं मना करता। नहीं, देखिए, जब तक इस चीज़ के ऊपर कोई एक इकदाम नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, तब तक सारे इदारे अपनी रूटीन में काम करते रहेंगे। जिस तरह डेंगू का सीजन आता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट मुतहरिक हो जाता है और हर तरफ डेंगू की चेकिंग, लार्वा की चेकिंग भी होती है। इस रवैये के साथ मसले हल हो सकते नहीं, इस रवैये के साथ सिर्फ उन पे पर्दे डाल सकते हैं। उनको शॉर्ट टर्म पॉलिसीज हम कहते हैं, जिसपे हम उस वक्त के लिए उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म इकदाम नहीं है। ये जो गाड़ियों की बात अभी मिनिस्टर साहब कर रहे थे, ये पूरा साल के लिए होना चाहिए। जो भट्टों की बात हो रही है कि उनको इतनी देर से इतनी देर के लिए बंद कर दिया जाएगा, उससे क्या फायदा होगा? उससे सिर्फ उस टाइम पर जब स्मॉग आपकी ऑलरेडी मौजूद है एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी इंटेंसिटी को आपने रोकने के लिए उसको रोक दिया है। लेकिन बाकी पूरा साल जब वो भट्टे चलते हैं और एक्यूमुलेट होता रहता है वो सारा धुआं हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो किसी ना किसी टाइम पे तो निकलना है। और अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कोरोना के साथ साथ आपकी ये जो अब स्किन की और खुश्क खांसी की बात हो रही है, सब में है। हर बच्चा कंप्लेन कर रहा है, आंखों में चुभन हो रही है, मुझे कल से खुश्क खांसी और मैं परेशान हूँ उस चीज के ऊपर, और आपको घबराहट होती है कि ये अब पता नहीं किस तरफ, किस डायरेक्शन पे जा रही है। ऐसा ही है। स्किन की एलर्जीज होनी शुरू हो जाती है, सर में दर्द क्योंकि डिहाइड्रेशन आपको फील होती है। सर्दियों में वैसे ही आप पानी ज्यादा नहीं पीते, हालांकि मैं आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन इस पे जितनी मैंने रिसर्च की है उस पे बहुत ज्यादा कैटेगोरिकली कहा जाता है कि आप इस टाइम पे पानी की इंटेक ज्यादा करते हैं, क्योंकि हाइड्रेट रखना, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब हमें ये बताइए कि कैटेगराइज किया जा सकता है कि बच्चे या बूढ़े ज्यादा खतरे में हैं, नौजवान कम, या फिर सभी एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं? ये तो माहौल की बीमारी है ना, ये माहौलियात, जो जितना एक्सपोज्ड है वो उतना इन्वॉल्व होगा। अब तो आजकल तो बच्चे भी ज़ाहिर है कि हमारे स्कूल जाते हैं, उन्होंने बच्चों में फिर स्कूल में जाकर ग्राउंडों में खेलना, वो भी उतने ही एक्सपोज्ड है जितना एक काम करने वाला फर्द है। अब फर्क है कि मैं अगर ऑफिस में बैठ के अपने मरीजों को देख रहा हूँ तो शायद मैं और बीमारियों को ज़्यादा एक्सपोज हूँ, स्मोक को ज़्यादा नहीं हो रहा। और वो लोग जो बेचारे बाहर काम करते हैं, जो हमारी मीडियोकर से लो लेवल के लोग हैं, बाहर नौकरी के लिए भी बाहर खड़े होते हैं, सुबह के सड़कों पर आके खड़े हो जाते हैं, और वहीं पर वो धुआं भी चल रहा है, स्मोक भी आ रही है, तो मेरे ख्याल ऐसी पॉपुलेशन है उनके पास इलाज मुआवजे के लिए भी बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये पॉपुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व होती है और इनको ज्यादा खतरा लाहक होता है कि ये इस बीमारी में बेचारे ज्यादा फंसते हैं। तो हमें लामहला कोई ना कोई ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी जिससे हम कोशिश करें, और खास तौर पर गाड़ियों का जो धुआं है ये तो बहुत बड़ी वबा है बीमारियों की, सांस की बीमारियां बेशबहा, बहुत सारी स्टडीज पाकिस्तान में बाहर हो चुकी हैं कि इनमें से जो गैसेज निकल रही हैं वो लंग के लिए बेहद दर्जा नुकसानदेह हैं और इवन लंग कैंसर तक ये कर सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि किसी को भी नज़ला जुकाम या खुश्क खांसी या इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो हमारे यहाँ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हर तरह की मेडिसिन पहले हम अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा डॉक्टर होता है कि अब बस मामला हाथ से निकल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएं। देखिए जी, ये जो बात है कि हर घर में डॉक्टर मौजूद है, मतलब नीम हकीम खतरे जान वाली बात है। 2-3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं दूसरी करूंगा कि ये फार्मेसी पे जाके दवाइयां ले लेते हैं। हमारी फार्मेसीज पे मैट्रिक पास बच्चे रखे हुए हैं, ज्यादातर कोई उनकी क्वालिफिकेशन इस लिहाज से नहीं है। अब वो कहते हैं जी डॉक्टर ने गलत कहा है, ये आप दवाई और वो बेचारा ले लेता है, या 2 रुपए की दवाई देनी उसने सिंपल। मेरा ख्याल ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं आजकल पर्टिकुलरली, क्योंकि हमने उसमें कोरोना को भी असेस करना है, इन्फ्लुएंजा को भी असेस करना है, स्मोक को भी असेस करना है, तो मेरा ख्याल है कि अगर थोड़े से भी सिम्टम परसिस्ट करते हैं 1, 2, 3 से ज्यादा, तो फौरी तौर पर कम से कम जो डॉक्टर आपके मोहल्ले में मौजूद है, खिदमात दे रहे हैं, उनको जरूर रजू किया जाए और उनसे पूछ के दवाई को इस्तेमाल किया जाए। ठीक, आमना साहिबा, सजेशंस क्या होना चाहिए इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए? अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जो लोग बाहर ज़्यादा निकलते हैं वो एक्सपोज्ड हैं, और मैं सोच रही थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम ये एनवायरनमेंट चेंज के हवाले से यूथ और बच्चों के साथ है, तो हमारा पूरा साल जो है वो बड़ा कैटेगराइज्ड, बड़े खूबसूरत मौसमों के साथ होता था हमारे बचपन में,
और अब वो मौसम आपस में इतने इंटरमिक्स कर गए हैं कि कोई एक अब पता ही नहीं स्पेसिफिक चलता मौसम नहीं है। हाँ। और ना हम गर्मियों में बच्चों को बाहर निकलने देते हैं कि हीट वेव का खतरा है, उसके बाद डेंगू के मच्छर हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकते, सर्दियों के मौसम में स्मॉग की वजह से। तो हम अपनी पूरी की पूरी जनरेशन को 4 दीवारों के अंदर बंद करके तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के क्या जा रहे हैं? एक काले धुएं वाला आसमान और एक इतनी शदीद गर्म जमीन जिसमें आपके लिए सांस लेना दुश्वार है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, हमें ऑब्वियसली जब आपकी मसले बहुत बड़े हो जाते हैं तो कुछ बड़े ड्रास्टिक आपको उसमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन कुछ आपको सिस्टमैटिक स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। तो जो लोग दरख्तों से प्यार करते हैं, दरख्त लगाने की कोशिशें कर रहे हैं, प्लीज अपने माहौल के मुताबिक दरख्त लगाएं। नीम के दरख्त लगाएं, टाइम लगेगा उनको बढ़ने में लेकिन वो बहुत फायदेमंद साबित होंगे। फलदार दरख्त लगाएं, सायादार दरख्त लगाएं। डेकोरेटिव ट्रीज हमें लाहौर में कोई फायदा नहीं दे सकती। ठीक, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आमना साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। माहिरीन हमारे साथ मौजूद रहे और हल एक ही है जी, कोरोना से भी बचने का, मौसम के जो दीगर बीमारियां हैं उससे बचने का भी, और खास तौर पर स्मोक से बचने का भी। मास्क पहन लीजिए, बहुत सारी मुसीबतों से आप बच जाएंगे जो कि हमारे लोगों ने बिल्कुल पहनना छोड़ दिया। इसी वजह से अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ता जा रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ जदीद दुनिया के हवाले से। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बेजा इस्तेमाल और वीडियो गेम्स के बढ़ते हुए रुझान से नौजवान नस्ल के माशरती रवैये तो वाज़े तौर पर हमें तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की जिद्दत ने वालिदैन का अंदाज़े तरबियत भी बहुत हद तक बदल के रख दिया है। बच्चे अगर वालिदैन की देखा देखी मोबाइल के लिए जिद करते हैं तो उन्हें किसी और खेल में लगाने के बजाय वालिदैन जान छुड़ाने के लिए उन्हें मोबाइल फोन थमा देते हैं, जिससे उनके नन्हे जहनों पर रेडियाई लहरों से मुज़र असरात मुरतब होने लगते हैं, जिनसे उनकी ब्रेन केमिस्ट्री बुरी तरह से बराह रास्त मुतासिर होती है। बच्चों में वीडियो गेम्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बढ़ता इस्तेमाल एक आलमी मसले की सूरत हाल अब इख्तियार कर चुका है। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक वो बच्चे जो 20 साल की उम्र से पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, उनमें 29 साल की उम्र तक पहुंचने तक नफ्सियाती मसाइल के साथ साथ दिमाग के कैंसर के इम्कानात उन लोगों से 5 गुना बढ़ जाते हैं जिन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल बचपन में नहीं किया होता। वीडियो गेम्स का हद से ज्यादा शौक बच्चों की जहनी नशोनुमा पर मनफी असरात डालना शुरू कर देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह बहुत से वीडियो गेम्स में इश्तियाल अंगेजी है, गुस्सा है, मार धाड़ है, वेपन्स का इस्तेमाल है, जिससे बच्चों का जहन मुश्तिल रहता है और वो उन्हें गुस्सा ज्यादा दिलाने लगती है। इस तरह की चीजें, पुरतशद्दुद वीडियो गेम्स के इस्तेमाल से बच्चों में असलहा इस्तेमाल करने का शौक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नौजवान नस्ल ऐसे वीडियो गेम से इस कदर इंस्पायर हैं कि हथियारों को इस्तेमाल करना भी काबिले फख्र और बहादुरी समझने लगे हैं। इन गेम्स में शामिल होकर बच्चे हकीकत और ख्याली दुनिया में फर्क करना भूल जाते हैं। उनका जहन एक फर्जी दुनिया के बारे में सोचना शुरू कर देता है और उनको वो वीडियो गेम्स में नजर आने वाली वो तमाम दुनिया जो है वो हकीकत लगना शुरू हो जाती है। वही हीरोज वो बच्चे खुद भी बनना शुरू कर देते हैं। इस फर्जी दुनिया में गुम बच्चे बाज़ औक़ात कोई ऐसा गलत कदम उठा बैठते हैं जो उनकी जिंदगी तक छीन लेता है। ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाके काहना में भी पेश आया है, जहां पर वीडियो गेम्स में खिलौना हथियारों से खेलने की वजह से बच्चे असल जिंदगी में भी हथियारों को खिलौना समझने लगे हैं। उमर खालिद नामी 15 साला भाई ने छोटी बहन को वीडियो गेम्स खेलते हुए असल पिस्तौल से मार डाला। पिस्तौल से खेलने के दौरान चलने वाली गोली पास बैठी हुई मारूश को जा लगी और 15 साला मारूशा गोली लगने से मौका पर ही दम तोड़ गई और उमर खालिद को पुलिस ने हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। ये वीडियो गेम्स बच्चों की नफ्सियात पर किस हद तक असरअंदाज हो रही है और इनसे कैसा बचा जा सकता है? वालिदैन की कितनी जिम्मेदारी है? क्या बच्चों को भी कसूरवार ठहराया जा सकता है? इन तमाम मामलात पे हमने बात करनी है और ये जो वाकया मैंने आपके सामने पेश किया है ये एक नहीं है, ये चेन ऑफ इवेंट्स है। ऐसे बहुत सारे वाकयात हम लोग रूटीन में देखते हैं कि गलती से किसी के हाथ से गोली चल गई और वो पास बैठे किसी शख्स को लग गई, किसी बच्चे को लग गई, उसकी जान चली गई। इसी पे बात करने से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात है हिदना इकबाल। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
कुरातुलैन अली हमारे साथ मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हिदना, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, वीडियो गेम्स का बच्चों की नफ्सियात पर किस हद तक असर? बहुत ज़्यादा असर है। देखें, आजकल का दौर ऐसा है कि यहाँ पे जो वर्चुअल रियलिटीज़ हैं और जो सोशल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, और ये ऐसी एक हकीकत है कि इससे आप बच्चे को बचा नहीं सकते। ये कहना गलत होगा या ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में कि आपका बच्चा इंटरनेट ना यूज़ करे, या आपका बच्चा कंप्यूटर ना यूज़ करे, या आपका बच्चा जो है वो स्मार्टफोन्स ना यूज़ करे, और आपका बच्चा जो है वीडियो गेम्स ना खेले। तो ये सब चीज़ें मौजूद हैं, और इन चीज़ों के मौजूद होने के साथ साथ आपकी एज अ पेरेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी पे बिल्कुल ही असरअंदाज करती हैं, और बच्चे के बिहेवियर्स को, बच्चे के इमोशंस को, बच्चे के थॉट्स को, सोचों को ये टोटली जो है ये गवर्न करना शुरू हो जाती हैं, रूल करना शुरू, यानी कब्जे में ले लेती हैं। बिल्कुल। अच्छा, कितने %, अगर मैं आपसे परसेंटेज पूछूं कि एक बच्चा जिसके पेरेंट्स ने उसको इग्नोर किया हुआ है, लाइक चीज़ें उसको दे रहे हैं, गैजेट्स दे रहे हैं, महंगे महंगे मोबाइल फोन दे रहे हैं, बच्चा अपनी मर्जी से गेम्स खेल रहा है, वेपन्स का बड़ा शौक रख रहा है, किस हद तक बच्चा मुतासिर हो सकती है उसकी ज़हनी से? देखिए, बिल्कुल मुतासर हो सकती है, क्योंकि जैसे अभी आप उस वाक़या का भी बता रही थी कि अपेरेंटली वो वीडियो गेम में उस वेपन को यूज़ करे। जैसे पिछले दिनों एक वीडियो गेम बैन भी की गई थी, एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत सारे आपने वाक़यात भी देखे होंगे कि इस तरह के वाक़यात हुए थे, बहुत रिपोर्ट हुए थे। तो उसमें ये होता है कि इंसान ये समझता है कि जो ये वर्चुअल रियलिटीज़ हैं ये बेसिकली उसके अंदर उसका पार्ट है, और जब वो उसका पार्ट बनता है तो वीडियो गेम्स बनाई ऐसी जाती हैं कि ह्यूमन साइकी को, ह्यूमन साइकी के पार्ट्स हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारे जज्बात हैं, हमारे सोचने का अंदाज है, हमारे काम करने के तरीके हैं, हमारे रवैये हैं, एटीट्यूड्स हैं, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए वीडियो गेम्स बनाई जाती हैं कि किस तरह से इंसानों को एंगेज किया जाए इसमें पूरी तरह। हमें कुरातुलैन ये बताइए कि बच्चों को हम गैजेट्स तो देते हैं, लेकिन उसके गुड और बैड यूज़ के बारे में बताना भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चा तो ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा है जो ग्रोइंग एज में है, उसको तो नहीं पता कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। वो तो यही देखेगा कि जो उसके इर्द गिर्द और फिर जिस चीज़ से मना किया जा रहा है वो फिर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ज़्यादा हो जाती है ना। तो आपको उसको एक तो मना करने का तरीका थोड़ा सा इस तरह का होना चाहिए कि बच्चे को ये ना लगे कि उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है, क्योंकि जहाँ पे उसको ये फील होना शुरू होगा कि ज़बरदस्ती हो रही है तो वो फिर कहीं ना कहीं से आपसे छुप के वही काम करने की कोशिश करेगा, या ये कि शायद वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा उस चीज़ के बारे में। तो ये गुड और बैड यूज़ जो है ये बताना जो है ये तो बड़ों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की, जो केयर टेकर्स हैं उसके, जो बड़े बहन भाई हैं, कज़न्स हैं, कोई भी। अब एक छोटा बच्चा है, वो घर में अगर वो ये देखता है कि उसके बड़े कज़न्स जो हैं वो कोई गेम खेलते हैं, तो उसको वो ये चीज़ नहीं रियलाइज़ कर पाएगा कि उसके और उनके एज में या उनके मेंटल अप्रोच वगैरह में क्या डिफरेंस है, और क्यों उसके लिए वो चीज़ जो है वो सूटेबल नहीं है जो किसी बड़े के लिए है। हाँ, लेकिन हम फिर एज के हिसाब से चीज़ों को जो है वो डिवाइड तो इसी तरह करते हैं ना कि ये ओवर 13 के लिए अप्रोप्रिएट है, अंडर 13 के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये आप अंडर 13 वाले को उसका रीज़न समझाएंगे तो या फिर उसको कोई अल्टरनेटिव इस तरह का देंगे आगे, तभी तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट की चीज़ होगी ना। अब पहले छोटे बच्चों के लिए वो गेम्स होती थी जो कलरफुल सी और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव तरह की होती थी, और वो म्यूजिक और उसके साथ पजल्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें। अब आप अगर बच्चे के सामने वो और पबजी रखेंगे और वो देख रहा है कि पबजी बाकी सारे खेल रहे हैं और हर तरफ पबजी हो रहा है, तो वो क्यों उस चीज़ की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया हिदना इकबाल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कुरातुलैन अली आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर गवर्नमेंट के एंड पे तो ये हो सकता है कि इन चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, चाहे वो हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे फिर इस तरह की मारधाड़ वाली गेम्स की बात करें, लेकिन पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीज़ें अगर आपके घर में मौजूद है, बच्चा गेम्स खेल रहा है, तो उसे कम से कम समझाएं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। आज आखिरी रोज़ है तैयारियों के हवाले से। शाम से हम देखेंगे कि तकरीबात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कि कल रात तक जारी रहेगा, और हर छोटे बड़े की जानिब से अपने अपने अंदाज में रसूल खुदा खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, अकीदत का इजहार किया जाएगा। तो मुझे आपने इजाज़त देनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह कल सुबह हमारी फिर से मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में, नेक हवालों में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।